माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने शुरू किया था बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, और आपका जो पेपर नेम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली थ्योरी। उसमें हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन भी देखी थी। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपकी निकल के आई थी लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ओके, तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि जो हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल होगा वो वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करेगा। जिस प्रकार से आपकी लाइट डुअल नेचर शो करती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आपके डुअल नेचर शो करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बेसिकली बच्चों, कि अभी जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट है इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कोई जो आपका मैटर होता है, कोई एटम है, वो किन किन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, उनकी जो नेचर है पार्टिकल्स के, वो नेचर क्यों है, कैसे हैं, और जो भी हम बेसिकली पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सब तो पार्टिकल हैं आपकी केमिस्ट्री में। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइजेनबर्ग थ्योरी क्या कहती है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझाऊं कि ये कहता है जैसे अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, अब ये मोशन में है यानी कि गति कर रहा है। ठीक है, अगर ये गति कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करते हैं। ठीक है, तो जब ये गति कर रहा है तो आप इसमें वेलोसिटी भी देखोगे, किसी ना किसी वेलोसिटी से ही तो गति कर रहा होगा। एंड आप जो इसकी किसी पोजीशन पे जब ये गति करने के बाद पहुंचेगा, ठीक है, तो वो पोजीशन जब आप चाहोगे कि आप एक ही समय पर इसका मोमेंटम का मतलब होता है mv, यानी कि उसमें मास भी मल्टीप्लाई है। मोमेंटम को आप शो करते हैं p से। ठीक है, मोमेंटम का मतलब संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो अगर आप चाहो कि इस गतिमान इलेक्ट्रॉन की आप संवेग और पोजीशन x दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आप पोजीशन निकालोगे, ठीक है, तो जो संवेग होगा उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, और अगर आप एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही संवेग निकालना चाहोगे तो जो आपको पोजीशन प्राप्त होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट या बिल्कुल सही प्राप्त नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। तो यही चीज़ हाइजेनबर्ग ने अपने एक प्रिंसिपल के थ्रू बताई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ डायनामिक पार्टिकल एट द सेम टाइम, या फिर साइमल्टेनियसली, यानी कि हम किसी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि संवेग और पोजीशन को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। अगर हम संवेग निकालने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर आएगी, और अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो संवेग में कुछ ना कुछ एरर आएगी। ठीक है, और वो एरर क्या होगी, h/4π। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, कण की पोजीशन में अनसर्टिनिटी एंड कण की मोमेंटम में अनसर्टिनिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर हम डेल्टा x और डेल्टा x यहाँ पर क्या है, अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन, एंड डेल्टा p है अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बड़ा होगा h/4π से, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। अब आप p यानी कि मोमेंटम को m/v भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v। यहाँ पर हमने डेल्टा m के आगे क्यों नहीं लगाया, डेल्टा v का मतलब होता है कुछ आपका v1 माइनस v2। ओके, जब आप कुछ निकालते हो, जब किसी चीज़ में कोई एरर है तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम, जब बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी तब उसको हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं कि डेल्टा v, या फिर जैसे हो गया आपका डेल्टा x, वैसे हम लिखते हैं। ठीक है,
तो मास में तो कोई अनसर्टिनिटी नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ था तब उसका मास कुछ और था, और जब इलेक्ट्रॉन आपका चलने लगता है या फिर उसने कोई वेलोसिटी गेन कर ली तब उसका मास कुछ और होगा। ऐसा तो होता नहीं, मास तो आपका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो मास में कोई एरर नहीं होगा। एरर जो होगा वो आपका पोजीशन में आएगा और या फिर आपका वेलोसिटी में आएगा। इसी को हम इस प्रकार से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं। आप इस m को यहाँ पे भी ला के लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वस टू इज़ ग्रेटर दैन और इज इक्वस टू h/4πm। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ वही लिखी हुई है। डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, और एच यहाँ पर हमने कल बात की ही थी, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो आगे पॉइंट मैंने लिखा है, एक यहाँ पर ऐड किया है कि जो आपका ये हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होता है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ही ये चीज़ वैलिड है। आप किसी बड़े पार्टिकल पर यानी किसी बड़े मैटर पर अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल लगाना चाहोगे तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पर इसको लगाना चाहोगे तो उसमें उतना ही बड़ा मास भी, उसका उतना ही ज़्यादा मास भी तो होगा, तो फिर जो उसमें क्या कहते हैं एरर आएगी वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें अगर जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो उनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है, और जिससे जो एरर आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से ये कंक्लूजन निकलता है कि वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। उसी प्रकार उल्टा भी होगा, अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। ओके, और एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, आप इस फॉर्मूले के यूज़ करिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ओके, h/4πm। तो यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू पता ही है। द वेट ऑफ अ बॉल इज़ 200 ग्राम, आपको मास दिया हुआ है, m बराबर है आपका 200 ग्राम। याद रखिएगा आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, ओके। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इट्स अनसर्टेनिटी पोजीशन इज़ 5 पिकोमीटर, और आपका डेल्टा एक्स भी दिया हुआ है 5 पिकोमीटर, और आप पिकोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, एंड 1 पिकोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। ओके, आप इसको चेंज करोगे और ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रख दोगे, और h की वैल्यू आपको पता ही है 6.6 × 10⁻−34। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, बस कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।